स्टार्टिंग विद द पार्ट 2 और GT9 मैरो का ये है और इसमें जो पार्ट 2 था वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो एक था कि भाई P2Y12 पे कौन काम कर रहा है, लाइक ऐसे क्लोपिडोग्रल इसी सारी फैमिली के नाम लिखे हुए थे। तो ये टिकाग्रिलॉर है, टिकाग्रिलॉर, ठीक है, क्योंकि अगर क्लोपिडोग्रल पूछते तो हम बोलते 2C19, ठीक है, 2C19। नाउ हमारे पास एक कंडक्ट डिसऑर्डर था। कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो बेसिकली उसका अथॉरिटीज़ के साथ में बिहेवियर अच्छा रहता है, उनके आगे वो कुछ नहीं बोलता, बाकी वो नॉर्मल है सब जगह, ऐसे इम्पल्सिव नहीं है। बट कई बार क्या होता है वो स्पेसिफिक अपने टारगेट्स बनाता है एंड बच्चों से उनके राइट्स छीनता है। जैसे मान लो कोई बच्चा पैसे लेके आया है स्कूल में, तो उसे पकड़ेगा और उसी पे लाइक पहले तो एक अपना टारगेट बनाएगा, फिर उसे जैसे वो वहाँ जाएगा, जैसे वॉशरूम के साइड गया तो वहाँ पर जाके पकड़ के उससे सारे पैसे छीन लिए। बाकी अगर वैसे उसे देखें तो वो बढ़िया अच्छा, मतलब पढ़ाई में अच्छा है, ओरिएंटेड है, ठीक है, अथॉरिटीज़ के साथ अच्छा। तो बेसिकली दिस इज़ कंडक्ट डिसऑर्डर। उसमें 2-3 और भी डिसऑर्डर्स दिए हुए थे, बड़े अलग अलग नाम थे उनके, ठीक है। तो उनमें से एक और जो डिसऑर्डर था वो अथॉरिटीज़ के साथ लड़ाई करता है, तो ऐसा था। और एक था इम्पल्सिव डिसऑर्डर कि कभी कभी बीच बीच में इम्पल्सिव होना, बट इम्पल्सिव तो कभी भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है ना कि उसी टाइम पे जब वो बच्चा दिख रहा है तब इम्पल्सिव हो रहा है। तो ऐसे ये DDs ऐसे बनाने थे इसके, ठीक है। फिर हमारे पास था कि हमने रेडियल पैरोटिड हटाइए, पैरोटिड पैरोटिडेक्टमी की है हमने, ठीक है। अब हमने एक होता है रेडिकल, लाइक कंप्लीट रिमूवल हो गया। एक होता है सुपरफिशियल पैरोटिड हटाना। सुपरफिशियल पैरोटिड हम तब हटाते हैं जब लो ग्रेड का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अगर मान लो हाई ग्रेड का मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जैसे अपना म्यूको एपिडर्मोइड है, ठीक है, या फिर स्क्वेमस सेल है विथ फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रखी है तो डेफिनेटली आप फेशियल नर्व को भी हटाओगे, फिर आप पैरोटिड को भी हटाओगे। अब मसल्स हटानी पड़ेंगी, तो मसल्स में आप मेसेटर हटाओगे क्योंकि पैरोटिड के ऊपर मेसेटर है, ठीक है। फिर लिम्फ नोड्स होंगे कुछ, उनको आप डाइसेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में ऐसे था कि जैसे पैरोटिड का लिखा हुआ था कि पैरोटिड आपको रिमूव करना है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर आप रिमूव करते हो एक्सेप्ट, तो उसमें मेसेटर लिखी हुई थी, फेशियल नर्व लिखी हुई थी, पैरोटिड लिखी हुई थी, ठीक है। बट उसमें एक इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहाइड भी ऑप्शन में था, जो कि गलत था। इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहाइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और हमने इसकी इंडिकेशन भी पढ़ ली है। नाउ फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपला के ऊपर। देखो उसमें बेसिकली अपला और ये चीज़ें नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। अपला हमें कैसे पता चला, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक पेशेंट है जिसकी रिपीटेड मतलब प्रीवियस बहुत सारे अबॉर्शंस वगैरह की हिस्ट्री रही है या फिर मिसकैरेज वगैरह की हिस्ट्री रही है, तो इसीलिए पेशेंट क्या है वारफेरिन पे था, ठीक है। अभी हमने उसको वारफेरिन पे शुरू किया था, बट पेशेंट ने क्या किया, कुछ टाइम बाद में वारफेरिन डिसकंटिन्यू कर दी, ठीक है। तो डिसकंटिन्यू करने की वजह से आपको पता है कि अपला के अंदर क्या एंटीफॉस्फोलिपिड्स बनती हैं इसमें, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि इम्बोलिज्म बन सकता है, वही चांसेस, वही एक डर रहता है कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म पेशेंट को बन गया, ठीक है। तो वारफेरिन डिसकंटिन्यू करने की वजह से पेशेंट को पल्मोनरी इम्बोलिज्म बन गया। अब ये लोग ये पूछ रहे थे कि ECG पे हमें ऐसे इसके अंदर हमारे पास क्या पैटर्न आएगा। तो अक्यूट पल्मोनरी इम्बोलिज्म के हमारे पास जो पैटर्न आता है वो ये है, S1Q3T3। व्हाट इज दिस S1Q3T3, मतलब कौन सी लीड में दिखेंगी वो है ये नंबरिंग। जैसे कि T वेव का इन्वर्जन दिखेगा इन लीड 3, ठीक है। Q वेव प्रोमिनेंट दिखेगी इन लीड 3, S वेव इन लीड 1, ठीक है। तो S1Q3T3 इज द पैटर्न that you will see when there is something related to acute pulmonary embolism, and in this question अपला से वारफेरिन, वारफेरिन से embolism, and ये S1Q3T3, this is something that you should remember. Now we are moving on to the next question. See ये जो next question है ये अभी इससे previous जो GT था, GT11 जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आया था, बस पूछने का तरीका अलग था। देखो इसके अंदर ऐसा कुछ एप्सिस वगैरह का हिस्ट्री था, स्किन रिलेटेड था, एप्सिस का हिस्ट्री दिया हुआ था, साथ में उन्होंने नेक्रोटिक एप्सिस की बात की हुई थी और ल्यूकोपीनिया की कुछ हिस्ट्री दी हुई थी। और फिर है ना एक फ़ोटो दी हुई थी जिसमें कैटलेज पॉजिटिव बोला हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था कैटलेज पॉजिटिव है, ठीक है। और कैटलेज पॉजिटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, ये चीज़ें लिखी हुई थी और फोटो दी हुई थी जिसमें ग्रेप लाइक आपको बिल्कुल मस्त तरीके से ग्रेप लाइक क्लस्टर में दिख रहा था स्टाफ ओरियस।
तो आपको ये बात तो पता था कि स्टैफ ओरियस, ठीक है। फिर उसने पूछा था कि कौन सा टेस्ट आप कराओगे, तो बेसिकली हम न्यूट्रोफिल लाइसिस ऐसे हम करवाएंगे, क्योंकि ये एक फंक्शनल टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है पीवीएल। देखो पीवीएल में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, वी इज़ वैलेंटाइन, ठीक है। तो वी इज़ वैलेंटाइन एंड स्टैफ ओरियस की वजह से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली रिकरेंट स्किन इन्फेक्शंस होते हैं इंसान को, ठीक है। एंड द पेशेंट विल come to you, and when you go for the investigation you'll find the patient is having leukopenia, ठीक है, एंड नेक्रोटिक एब्सेस। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक हमने जो कल परसों जो जीटी था उसके अंदर सेम क्वेश्चन किया है गाइस, लाइक सेम, ठीक है। बस उसमें क्या था कि थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ था सब चीज़ों को ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि अरे क्या है, बाकी चीज़ें वही थी। आई डेफिनेटली गोइंग टू शो यू यार, मिलेगा तो देखूंगी ना। ये देखो गाइस, मिल भी गया, ये देखो। उसके अंदर बेसिकली नेक्रोटाइजिंग निमोनिया के हिसाब से पूछा हुआ था। नेक्रोटाइजिंग निमोनिया उसका आंसर था, विच इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विथ पीवीएल स्ट्रेन। उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था पीवीएल स्ट्रेन ऑफ एमआरएसए। रिकरेंट स्किन एब्सेसिस बनेगा। पीवीएल क्या होता है, पेंटॉन वैलेंटाइन ल्यूकोसिडीन, जो कि गामा हेमोलिसिस करता है एंड इन्वेजिव स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करता है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन। आफ्टर डूइंग दी न्यूट्रोफिल लाइसिस ऐसे, ये आंसर था इसका, न्यूट्रोफिल लाइसिस ऐसे। इसके बाद हमारे पास आ गया है क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया पे डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बताओ कि जो हमारा क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया होता है उसमें क्या चीज़ डेफिशिएंट होती है और कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया के अंदर हमारे पास डिफिशिएंट होता है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। दिस इज द एंजाइम नेम, ठीक है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। अब इसमें क्या होता है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट आपका ग्लूकोज में नहीं बदल पाता, तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदल पा रहा है। सो क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में ये आपका एंजाइम डिफिशिएंट है। और ये स्टेप पूछा था कि लाइक लिखा हुआ था ऐसे, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट या गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट टू गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, ऐसे ऐसे करके। तो आंसर होगा गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एंड गैलेक्टोसीमिया में हमें पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। नाउ हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ एक यही बात पूछी थी कि पेशेंट है जो कि मतलब अपने कार्सिनोमा का है, स्टमक कार्सिनोमा का, ठीक है। एंड अब हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे टाइप की क्लासिफिकेशन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए है। पहला है लॉरेन क्लासिफिकेशन, जो कि किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़ और इंटस्टिशियल टाइप में डिवाइड करता है। फिर जापानीज़ में ई आता है आखिर में। तो बेसिकली दिस इज़ इन्वेजन और अर्ली कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए, या उसकी क्लासिफिकेशन जापानीज़ की है। एडवांस के लिए हमारे पास बोरमैन है, ठीक है। और ग्रोथ पैटर्न देखना है तो मिलिंग हो गया। तो दिस इज समथिंग, ये लॉरेंस पे क्लासिफिकेशन पे आया था कि कौन सा एक ऐसा टाइप की क्लासिफिकेशन है जो डिफ्यूज़ और इसमें डिफरेंशिएट करके हमें देता है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोक्लोरथाइजेट हमने किसी पेशेंट को दिया एंड इनमें से कौन सी उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, एक नॉट पूछा हुआ था। तो बेसिकली थाइजीड की वजह से क्या होता है कि सोडियम एंड पोटेशियम कम हो जाते हैं। दैट मीन हाइपोकलीमिया हो जाएगा पेशेंट को, हाइपोनेट्रीमिया। तो बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम कम हो रहे हैं, अलॉन्ग विथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन पेशेंट को होगा। बट क्या क्या चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो पेशेंट थाइजीड से हमने याद किया था कि थाईलैंड जाएगा। तो थाईलैंड में क्या होता है, बहुत दारू मिलती है। तो दारू हमने पढ़ा ना, गाउट के अंदर अल्कोहल इज ए ट्रिगर फैक्टर, तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। दारू विल बिल्ड योर बोन, ऐसे जस्ट रिमेंबर इट। तो इट विल लीड टू हाइपर कैल्सीमिया, it will lead to hyperuricemia, hypercalcemia and hyperglycemia because the alcohol is sweet in nature. Okay, just remember it through this way. तो उसमें एक hypercalcemia का क्वेश्चन था कि बेसिकली उसमें hypocalcemia लिखा हुआ था, तो जो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ताउ प्रोटीन एंड बीटा अमाइलॉइड लिखा हुआ था और बोल रहा था कि इनको करेक्टली मैच करो, कि जैसे ताउ प्रोटीन के आगे एक ऑप्शन में न्यूरोटिक प्लाग लिख दिया कि जो ताउ प्रोटीन होते हैं वो प्लाग होते हैं। नो, जो ताउ प्रोटीन होते हैं दे आर टैंगल्स, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं, ठीक है, उलझे हुए, ताउ उलझे हुए।
बीटा अमाइलॉइड जो होते हैं वो न्यूरोटिक प्लाक होते हैं। दिस इज समथिंग जो कि हमारे को अल्जाइमर्स में दिखता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी थी। और जो हिरानो बॉडीज़ होती हैं वो एक्टिन की वजह से बनती हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका था कि हीरो क्या करता है, एक्ट करता है, तो हिरानो एक्टिन से बनी होती है, ठीक है ना। हमारे पास फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि एक पेशेंट है आपके पास आया है, हाइपरटेंसिव पेशेंट था और अचानक से अब उसे चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। और जो एसोसिएटेड कंप्लेंट्स होती हैं आरोटिक डाइसेक्शन के साथ में वो वाली इसमें लिखी हुई थी। फिर उसने पूरा से लिख भी दिया कि हम कंसिडर कर रहे हैं इसे स्टैनफोर्ड टाइप बी, तो अब आप हमें ट्रीटमेंट बता दो, ठीक है। तो अगर स्टैनफोर्ड टाइप बी की बात करें हम, ठीक है, तो बी के अंदर हमारे पास पहले हम नॉन ऑपरेटिव मेथड को अपनाते हैं, जो कि है पहले आप एंटी हाइपरटेंसिव दो पेशेंट को एंड फिर आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको डी बेकर्स और स्टैनफोर्ड के बारे में पता होना चाहिए था। देखो डी बेकर्स में क्या होता है कि डी है तो इसके आगे 3 अक्षर और आते हैं, ए बी और सी, दैट मीन ये 3 टाइप में डिवाइड हुई है, 1 2 3, ठीक है। 1 होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, असेंडिंग एंड आर्क ऑफ अरोटा इन्वॉल्वमेंट हुई है, इसमें फिर डिसेंडिंग इन्वॉल्वमेंट होती है 3 एंड 3 बी में। 3 में थोरेसिक तक, 3 बी में एब्डोमिनल अरोटा तक। जस्ट अब ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। और स्टैनफोर्ड ये 2 स्टैनफोर्ड में और 3 वाला बी में है। अनस्टेबल है अगर पेशेंट, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपकी रहेगी ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ है एक जीटी के अंदर। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो आप फिर टीईई की तरफ जाओ, अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप कंट्रास्ट इनहैंस सीटी की तरफ जाओ। मान लो अगर हम स्टैनफोर्ड ए की बात करें और डी बेकर्स के हिसाब से 1 और 2 की बात करें, तो सिर्फ आप सर्जिकल इंटरवेंशंस ही अपनाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ 3A 3B और टाइप बी की, तो आप नॉन ऑपरेटिव पहले अपनाएंगे जिसमें आप एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन डर्मा की तरफ से आया था जो कि था निकोल से साइन पॉजिटिव आप किस में देखते हैं, तो स्किन स्टाफ और स्किन स्कैल्डेट से जो सिंड्रोम होता है जो कि एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स की वजह से होता है, उसमें आपको निकोल से साइन पॉजिटिव मिलता है। तो अभी हो सकता है जैसे इस बार तो एसएसएस आपका ऑप्शन में था, मान लो अगली बार 4S की जगह ये फेमिगुअस वल्गैरिस या फुलेशी दे दे तो भी आप इसको मार्क कर सकते हो कि यस निकोल से साइन आपका 3 ही जगह पॉजिटिव आता है, बेसिकली 4S के अंदर एंड फेमिगुअस वल्गैरिस और फेमिगुअस फुलेशी के भी अंदर। नाउ अगर मैं ये पूछती कि निकोल से साइन इज नेगेटिव इन और ये 3 ऑप्शन ये दे देती और एक बुलस फेमिगुअस दे देती, तो डेफिनेटली निकोल से साइन विल बी नेगेटिव इन बुलस फेम्पिगुअस एंड एपिडर्मोलाइसिस बुलस एक्विजिटा, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी यहाँ से भी एक और क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीटी में था वो पूरा उन्होंने बताया कि एक स्टोन मतलब हमें दिखा है एंड स्टोन जो है वो हेक्सागनल है, ठीक है। अब आप हमें ये बताओ कि किडनी के कौन से पोर्शन में दिक्कत आएगी तो हमारे पास सिस्टीन ये टाइप के स्टोन्स बनेंगे। उन्होंने नाम नहीं बोला, सिस्टिन्यूरिया नहीं बोला, उन्होंने कहा था सिर्फ हेक्सागोनल ऐसे हमारे पास स्टोन्स होंगे। तो बेसिकली जो हेक्सागोनल स्टोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टिन्यूरिया वाले स्टोन, सिस्टीन के स्टोन्स होते हैं वो। एंड सिस्टिन्यूरिया, सिस्टीन इज अमाइनो एसिड एंड हमें पता है कि पीसीटी का मेन काम होता है अमाइनो एसिड के साथ में। तो एपिकल ब्रश बॉर्डर ट्रांसपोर्टर ऑफ डाइबेसिक अमाइनो एसिड इन द पीसीटी विल बी इफेक्टेड एंड इसकी वजह से 4 चीज़ें इफेक्टेड होंगी, COLA कोला, सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन, आर्जिनिन। नाउ अगर हो सकता है अभी तो चलो यही पूछा था, मान लो इसका ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं कि ऐसे हमारे को स्टोन मिलते हैं तो आप बताओ कि हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान हम क्या क्या रखेंगे। तो ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले तो हमारे पास रहेगा कि फ्लूइड अपटेक को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर हम एल्कलाइनेजेशन ऑफ यूरिन करेंगे थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट, हम पेंसिलामीन देंगे जो कि हम विल्सन्स में भी देते हैं एंड हम टायोप्रोनिन देंगे जो कि अभी मतलब बेस्ट माना जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली निकोल से साइन पॉजिटिव आपका 4S एंड फेमिगोस वल्गैरिस 4AC में है, बुलस फेमिगोस में नहीं है। फिर सिस्टिन्यूरिया हेक्सागोनल, फिर पीसीटी के अंदर डाइबेसिक अमाइनो एसिड एपिकल ब्रश बॉर्डर पे हो गया कोला, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पीडीएफ की तरफ से था कि ऐसे एक बंदी है उसके 5 से ज़्यादा बच्चे हैं और अभी जो बच्चा हुआ है वो एक बच्चे का वेट लेस देन 2.8 kg है, ठीक है। ऐसे करके पूरा ऐसे कहानी बनाई हुई थी, ठीक है। तो उसने पूछा था कि रिस्क पे कौन सा इन्फेंट आप मानते हो इसमें, कि आप ट्विन को रिस्क फैक्टर मानते हो, आप बर्थ को रिस्क फैक्टर मानते हो,
आप आर्टिफिशियल फीडिंग को रिस्क फैक्टर मानते हो, किस चीज़ को आप रिस्क फैक्टर मानते हो? तो बेसिकली उसमें क्या था, उन्होंने लिखा हुआ था कि बर्थ वेट लेस देन 2.8 kg, जो कि गलत था, क्योंकि अगर बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg है तो इट्स अ राइट आंसर, बट इफ द बर्थ वेट इज लेस देन 2.8 देन इट्स अ रॉन्ग आंसर। ट्विन इज अ रिस्क इनफैक्ट, ठीक है। बर्थ ऑर्डर अगर 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं बंदी के, तो वो एक रिस्क फैक्टर में आता है। अगर बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल फीडिंग पे है तो वो रिस्क फैक्टर पे है। अगर उसका जो बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है 3 महीने के बाद भी, तो वो रिस्क फैक्टर पे है। या फिर अगर कोई चाइल्ड है जो कि PEM के साथ है, आपके पास आया है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास एक बच्चा दिखाया था जो कि आधा तो बिल्कुल लाल हो रखा था और आधा पेल पड़ा था। तो बेसिकली एक बच्चा जो कि आधा मतलब बिल्कुल लाल है और आधा बिल्कुल पेल है, तो उसे हम बोलते हैं हार्लिक्विन डिजीज़ सिंड्रोम या समथिंग डिजीज़, बेसिकली हार्लिक्विन कलर चेंजेस। अब वो इस पे पूछा हुआ था कि क्यों होता है हार्लिक्विन, जो ये फिनोमिना टाइप बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि वैस्कुलर रेगुलेशन का जो ऑटोनॉमिक है सिस्टम, वो इम्पेयर हो जाता है। तो बेसिकली बस रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है वेसल्स की, वेस्कुलर सिस्टम की, इसलिए हमारे पास हार्लिकन फिनोमिना हमें देखने को मिल रहा है। एक ऑप्शन था कि भाई माइग्रेशन में दिक्कत है, एक था उसके अंदर हार्लिकन में हिस्टामिन की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट ऑटोनॉमिक वेस्कुलर रेगुलेशन इसमें इम्पेयर्ड होती है, दैट्स वाई ऐसा अपीयर हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन और इन्होंने, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात कर रहे हैं, उसमें एक पूरा ऐसे लाइक स्टोरी बनाई कि एक मैन है और उसको अब उसकी आई की फ़ोटो दी हुई थी जिसमें आपको हमारे पास लिश नोड्यूल दिख रहे थे आयरिस के अंदर। फिर उसने बोला था कि बेसिकली उसके ट्रंक पे स्पॉट्स हैं, ठीक है, एंड उसके एक्जिला में भी स्पॉट्स हैं, ठीक है, और आइज की भी फिनोमिना दी हुई थी। तो बताओ कौन से टाइप का क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व है? तो बेसिकली अगर लिश नोड्यूल्स आपको दिख रहे हैं तो आपको पता है कि आप NF1 के साथ में डील कर रहे हो, जो कि 17q11 क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। याद करने का तरीका ये है, NF1 जो होता है उसमें 1 है तो 1 फॉर 1 आगे बस 7 लगाना है। जो NF2 है, ठीक है, अब उसमें 2 है तो 22, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम का फ़र्क हो गया, बट क्रोमोसोम सिर्फ पता होने से उस टाइम पे कुछ नहीं होना था, ऑटोसोमल डोमिनेंट पता होना ज़रूरी था, ठीक है। फिर अगर पेशेंट को कैफ्यूलाइटिस स्पॉट्स है, तभी तो उसने बोला कि ट्रंक पर और ऐसे ऐसे जगह पर हमारे को काफ़ी स्पॉट्स दिखे हैं, और एक्सिलरी में भी फ्रेकल्स हैं, ये भी उसमें लिखा था कि स्पॉट्स आपको एक्जिला में भी मिले हैं, लिखा है क्वेश्चन में एक्जिला, ठीक है, और लिश नोड्यूल की फ़ोटो दी हुई है। तो इतना सब कुछ अगर आपको दे दिया है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नॉट गेटिंग इट राइट, ठीक है। तो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1 है, 2 क्यों नहीं मार्क किया? मान लो आप बहुत कंफ्यूज हो गए, आपने कहा यार आई एम नॉट इवन गेटिंग कि भाई 2 क्यों नहीं है ये। 2 के अंदर क्या होता है, वेस्टिबुलर श्वानोमा हो जाता है, तो उसमें आइस क्रीम कोन अपीयरेंस वगैरह हो जाती है, वेस्टिबुलर अकॉस्टिक न्यूरोमा जिसे आप बोलते हैं। तो उसमें पूरा ऐसे हियरिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो लोग देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास विल्सन डिजीज़ पे क्वेश्चन आया था, जैसे विल्सन का पूरा हिस्ट्री दिया हुआ था कि एक पेशेंट है जिसको डिसार्थ्रिया, डिस्टोनिया और डिप्रेशन हो गया है, एंड उसमें हमारे पास हिमोलिटिक अनीमिया आपको पेशेंट के अंदर दिख रहा है, एंड बेसिकली यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन ज़्यादा है, सिरुलोप्लाज्म में लिखा हुआ था, ठीक है। तो दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द विल्सन डिजीज़, और इसमें जो रॉन्ग आंसर था वो ये था कि उसने लिखा कि विल्सन के अंदर लो सीरम हेप्सिडिन हो जाता है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि लो सीरम हेप्सिडिन हमें विल्सन में नहीं हीमोक्रोमैटोसिस में दिखता है, ठीक है। नाउ इसमें 3 × 2 = 6 ऐसे का कुछ क्रोमोसोम 3 इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसा सा कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है। नाउ हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कम्युनिटी मेडिसिन का था, वो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंट जो डिफिशिएंसी वाला प्रोग्राम था उसके ऊपर था, ठीक है। उसमें हमारे पास 3 चीज़ें पूछी हुई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन एज पर द NIDDP। व्हाट इज दिस प्राइमरी एक्सक्रीशन? सॉरी, प्राइमरी में हम प्राइमरी लेवल पे क्या देखते हैं कि आयोडीन का कंटेंट क्या है सॉल्ट के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी में हम देखते हैं कि पेशाब में कितना आयोडीन जा रहा है। टर्शरी में हम नियोनेटल TSH का लेवल देखते हैं। तो बेसिकली जस्ट ये 3 चीज़ें पूछी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में आप आयोडीन देख रहे हैं, सेकेंडरी में आप यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन देख रहे हैं, एंड टर्शरी में आप फिर नियोनेटल TSH
लेवल देख रहे हैं। फिर आपसे ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था कि राइट एट्रियम जब स्ट्रेच हुआ तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया हमने नोटिस किया, तो बताइए किस टाइप का रिफ्लेक्स था। तो बेसिकली दिस इज अ ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, bridge that is forming between the brain and the heart, as you can remember. So you should know about other reflex too. Just remember about the Z reflex पहले, sorry J reflex. J reflex में क्या होता है, जब आपका जो लंग्स है वो एक्सपेंड करता है तो उसकी वजह से पेशेंट की तो रैपिड ब्रीथिंग होगी और सब कुछ कम हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा। लंग्स एक्सपैंड हुए तो हार्ट का जितना भी सिनेरियो ठप हो जाएगा, कि ब्रेडी हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा पेशेंट में, और सब कुछ कम हो गया है एक्सेप्ट ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ गया है। फिर एक और क्वेश्चन था, ये ऑर्थो की तरफ से क्वेश्चन था, उसने क्वेश्चन के अंदर ही लिख दिया कि एक्सरे पे हमें बोन विथ इन बोन की अपीयरेंस दिखाई देती है। पेशेंट आपके पास आया है with the complaint of anemia, with on examination you found hepatosplenomegaly and on x-ray bone within bone, मतलब मार्बल अपीयरेंस आपको दिखाई दी है। तो आप बताएं इसके ट्रीटमेंट पे आप क्या करोगे। तो बेसिकली ट्रीटमेंट तो देखो, पहले तो डायग्नोसिस बना ली कि यस दिस इज ऑस्टियोपेट्रोसिस, नॉट पोरोसिस, इट्स ऑस्टियोपेट्रोसिस, क्योंकि बोन विथ इन बोन अलॉन्ग विथ अनीमिया अलॉन्ग विथ हेपेटोस्प्लेनोमेगाली. So what are the treatment plan? So we can give the patient high dose calcitriol, कैल्शियम देंगे, इंटरफेरोन गामा थेरेपी दे सकते हैं, इराइथ्रोपोइटिन दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, एंड क्यूरेटिव मेथड हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो इनके अलावा अगर जो हमें ऑप्शन दिखेगा वो हम डेफिनेटली गोइंग टू मार्केट। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास अगैन रेडियो या फिर सर्जरी, आप किसी की तरफ से भी मान सकते हैं। उसने पूछा था कि एक पेशेंट है आपके पास आया है, ठीक है, वो SDH का पेशेंट था। उसने कहा कि ब्रिज बेन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं, ठीक है, और ऐसे हिस्ट्री दी हुई है कि अक्यूट की हिस्ट्री दी हुई थी, ठीक है, और उसने बोला कि बताओ कैसा आपको फाइंडिंग मिलेगा। तो उसमें आपको इतना तो पता था कि हाँ भाई क्रिसेंट शेप दिखेगा, बट क्या होता है कि हम हाइपरडेंस और हाइपोडेंस में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे कि यार हाइपोडेंस था या हाइपरडेंस था। सी अक्यूट है, बिल्कुल एक फ्रेश ब्लड आया है वहाँ पे, तो डेफिनेटली फ्रेश आया कुछ भी चीज़ तो वो ज़्यादा निखरेगी, वो ज़्यादा डेंस होगी, हाइपर डेंस होगी। तो इन केस ऑफ acute SDH you will see a crescent shape hyperdense lesion, and in a chronic case you'll see crescent shape hypodense lesion. तो acute में hyperdense है everything and chronic में वो चीज़ hypodense हो गई। Same with the case of EDH, but EDH में what you'll get is a lentiform shape हाइपरडेंस एंड हाइपोडेंस लीजन। सो ये बस एक पूछा था, बट मैंने आपको चारों का इसलिए बता दिया सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि दे विल रिपीट द क्वेश्चन अगैन। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द पेनकॉस्ट ट्यूमर विच इज़ बेसिकली सुपीरियर सल्कस ट्यूमर। हम इसे बोलते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो लंग्स होती हैं उसके ऊपर CA, T1, T2 आई गेस इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें सिर्फ ये बात पूछी हुई थी कि भाई हमें तो आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बता दो, ठीक है। तो पेनकॉस्ट ट्यूमर जिसे हम सुपीरियर सल्कस ट्यूमर कहते हैं, उसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहेगी MRI। पेनकॉस्ट ट्यूमर की वजह से क्या होता है, जो अल्नर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ पेन, हाइपोस्थेसिया ये भी हो सकते हैं। बाकी क्या होता है, अगर मान लो सॉलिटरी लंग नोड्यूल मिल रहा होता तो आप CT करवाते, लंग मैलिग्नेंसी होता तो भी आप CT करवाते। सिर्फ एक ब्रोंकिएक्टेसिस है जिसमें आप HRCT कराते हो, बाकी हर चीज़ में आप मेनली CT को प्रेफर करते हो। एक तो सुपीरियर सल्कस ट्यूमर में MRI कराओगे। बट फिर एक और क्वेश्चन था उसमें गुड पॉस्चर सिंड्रोम के बारे में पूछा हुआ था कि भाई गुड पॉस्चर सिंड्रोम कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है और उसके अंदर कौन से मीडिएटर्स आते हैं। तो बेसिकली गुड पॉस्चर सिंड्रोम इज़ अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। डोंट गेट इट कंफ्यूज गाइस कि ये नहीं GPS गुड पॉस्चर सिंड्रोम 3 शब्द बन गए, 3 मतलब 3, तो ये वाला कंफ्यूजन मत रखना। गुड पॉस्चर, ग्रेव्स, ये जो आप हमने पढ़ा था ना, माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है एंड इसमें IgM एंड IgG इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बाकी एक और चीज़ आप पढ़ लो कि α3 एंड टाइप 4 कोलेजन इसमें इन्वॉल्व होता है। ये α3 वाले क्वेश्चन और भी 2-3 जगह पूछे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड बैंक वाला सिस्टम था, लाइक हिमैट को लेकर था। उसने पूछा हुआ था कि आरबीसी आपके पास आप लेके आए हो, तो आरबीसी को, पैक्ड आरबीसी को या होल ब्लड को हमने कितने टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना होता है। तो जो पैक्ड आरबीसी होते हैं उन्हें हम +2 to +6 डिग्री, माइनस नहीं, दिस इज द ओनली फर्क कि हम माइनस में आरबीसी को या होल ब्लड को नहीं रख रहे हैं, हम उन्हें पॉजिटिव की तरफ रख रहे हैं, +2 to +6 तक रख रहे हैं। ठीक है, अगर वहीं पर प्लेटलेट होती तो प्लेटलेट को 5 दिन के अंदर मतलब हमें रखना ही, मतलब ट्रांसफ्यूजन करना है। प्लेटलेट को नॉर्मल रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। अगर हम बात करें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की या क्रायो प्रेसिपिटेट की, तो बेसिकली दे रिक्वायर अ नेगेटिव टेम्परेचर, दैट मीन वेरी लो टेम्परेचर, -30 डिग्री सेल्सियस और लोअर for the 1 year. So the things that you should remember when we talk about packed RBC or whole blood, then basically the temperature ranges from +2 to +6 and platelets from room temperature, and जो बच गए वो आप बहुत माइनस में रख रहे हो और 1 साल तक यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास स्पोरोट्राइकोसिस पे क्वेश्चन था, बट गाइस ये वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया था उन्होंने। वैसे तो क्या था कि इन्होंने ऐसे बोला कि भाई एक व्यक्ति आपके पास आया है और उसको अल्सर है, ठीक है, शायद पैर पे अल्सर लिखा हुआ था। पैर पे अल्सर देने का क्या मतलब उनका इंडिकेशन था कि बेसिकली दिस इज सीन इन गार्डनर या फॉरेस्ट में जो लोग काम करते हैं, तभी उसके पैर पर अल्सर होगा। और उसने कहा कि जहाँ जहाँ लिम्फेटिक्स जा रही है वहीं वहीं वो अल्सर स्प्रेड होते जा रहा है, दैट मीन दिस इज अ लिम्फोक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस। अब हमने स्पोरोट्राइकोसिस पढ़ा है कि गार्डनर बाहर काम करता है, तो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, क्योंकि सार्कोडोसिस के अंदर भी एक चीज़ हमें दिखती है, बट वो हमारे पास इंटरसेलर होता है, स्टेरॉइड बॉडी, ठीक है। तो पेशेंट विल कम टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ अल्सर जो कि लिम्फेटिक्स के थ्रू फैल रहा है, लिम्फेटिक्स के साथ साथ फैल रहा है, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट स्पोरोट्राइकोसिस। एंड मैम ने बताया था वो सिगार बॉडीज, रोज गार्डन एंड एवरीथिंग वाला सीन कि वो बाहर घूमते हैं, तो बेसिकली वो एक्स्ट्रा सेलर है, ठीक है। और इसका नाम ना ये वाला लिखा हुआ था, इसलिए मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। स्पोरोट्राइकोसिस, एस्टेरॉइड बॉडी, ये स्प्लेंडर जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है, स्प्लेंडर हो फिनोमिना कुछ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ इसमें थी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसोफिलिक सेंटर दिखता है और इओसिनोफिलिक, ये हमारे पास रेडिएशंस हमारे को दिखाई देती हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कार्बामीज़ेपिन पे, जो हमारे पास पूछा हुआ था कि जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री दिखाई हुई थी। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के साथ में पूछा होता है कि इसका ट्रीटमेंट प्लान हम करते हैं कार्बामाज़ेपिन से। तो कार्बामाज़ेपिन के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हमें पता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, बट ये ड्रग डोज डिपेंडेंट न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है। कार्बामाज़ेपिन है जो वो टेराटोजेनिक भी होता है, सियात करता है, जीआईटी साइड इफेक्ट्स करता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करता है, बट इट विल नॉट लीड टू द गम हाइपरप्लेजिया बिकॉज कॉजिंग अ गम हाइपरप्लेजिया इज अ साइड इफेक्ट ऑफ अ फेनिटोइन, नॉट ऑफ कार्बामाज़ेपाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन एसएलई कि क्या चीज़ इसमें डिफिशिएंट होते हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन इसमें डिफिशिएंट होते हैं। तो बेसिकली एसएलई में 3 वर्ड्स हैं, तो 3 नहीं होगा, ऐसे C1, C2, C4 इज डेफिशिएंट। C1 इनहिबिटर डिफिशिएंसी विल बी सीन इन हेरिडिटरी एंजियोइडीमा, जिसमें ब्रेडिकाइनिन वगैरह कम होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कशिंगॉइड हैबिटेस, मतलब अगर किसी पेशेंट को कशिंग है तो कौन से टाइप का थायराइड कार्सिनोमा उसमें हमारे को मिलेगा, तो बेसिकली पेनफुल नेक मास है, तो बेसिकली कशिंग में हमारे पास मेडुलरी थायराइड ऑफ कार्सिनोमा मिलेगा, नॉट पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। दैट्स इट गाइस।